आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, छोटी से यानी कि ऐसी एनर्जी जो कम मिकदार में मौजूद है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल विच बाउंड लूजली ओके, ठीक है ना। और इन द फॉर्म ऑफ गैशियस, इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी कि वो एटम जो है वो गैशियस एटम में मौजूद है। आइसोलेटेड गैशियस एटम, यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर सॉलिड में आ जाएँ। सॉलिड जो सा होता है वो इसलिए सॉलिड नज़र आता है क्योंकि उसमें जो उनसे एटम जो उनसे होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ होते हैं। ये देखें, ये दो एटम्स हैं सॉलिड में, ये आपस में मिले हुए हैं, तभी हमें वो सॉलिड जो सा वो हमारे हाथ में आता है, ठीक है ना। क्योंकि उसके जो उनसे एटम्स हैं वापस में मिले हुए होते हैं, हमें मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड जो सा होता है वो उसके जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही यानी कि मजबूती से जकड़े हुए होते हैं। हम यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं अप्लाई कर सकते, कि अगर हम किसी भी सॉलिड में आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल ही नहीं सकते, पहली बात ये, ठीक है ना। तो इसलिए हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, मजबूत होने की वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं कि ठीक है ना, न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के माबैन जो उनकी अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उस एलिमेंट को सबसे पहले गैशियस में लेकर आते हैं, गैशियस एटम में लेकर आते हैं। उस एटम को सॉलिड से गैशियस एटम में लेकर आते हैं ताकि उसके जो उनसे एलिमेंट्स, वो जो उनसा एलिमेंट है उसमें मौजूद जो उनसे एटम्स हैं वो ज़्यादा ना मूव कर सकें, एक दूसरे से अलग हों और वो गैस में मूव कर सकें। मिसाल को कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके एटम्स ज़्यादा ना घूम रहे हैं, पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स ज़्यादा ना घूम रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि वो जुड़े हुए नहीं है, तभी हमें ऑक्सीजन नज़र नहीं आती। ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है ना। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन एक गैस, ओके, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है सर, मुझे समझ आ गई है सर, ओके। मिसाल के तौर पर मरकरी है, ठीक है ना, पानी ले लो, वाटर H2O, वो सॉलिड, जब वो उसे हम ठंडा होता है, जब H2O को गर्म करते हैं तो वो गैस में तब्दील हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं। और जब उसी गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो पानी में तब्दील हो जाती है। और जब उसी पानी को फिर मज़ीद ठंडा करते हैं तो वो किसमें, बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम बर्फ़ में से आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉलिड है। लिक्विड में भी नहीं कर सकते क्योंकि वो माय है। हम गैशियस स्टेट में, जब वो H2O जो है वो गैशियस स्टेट में जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करेंगे ना, तो तब हम उसके मॉलिक्यूल्स पर आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि ये मिसाल के तौर पर ये H2O है, ठीक है ना, गैस हालत में, ये H2O है सॉलिड हालत में, इसलिए इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट्स करीब, एटम ये करीब करीब है। H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ना मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ेंगे, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी डालेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेंगे। आइसोलेटेड गैशियस एटम का ये मतलब है कि आइसोलेटेड का मतलब है दूसरों से अलग हो, दूसरों से अलग है ना ये, और गैशियस स्टेट में भी है एटम, इसलिए कहते हैं आइसोलेटेड गैशियस एटम, बस, और कुछ भी नहीं है इधर। और अब हम मज़ीद आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या। आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम जो सा होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, 1 2 और 3। स्कूल एस जो है वो 1 से शुरू होता है, पब्लिक जो है पी जो है वो 2 से शुरू होता है। तो 2 एस में 2 आते हैं, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं और एस में 1 आता है। ज़रूरत के लिहाज से 10 आगे और एंड में 1 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद सोडियम आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो है सोडियम है इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे सोडियम के वैलेंस शेल में से। सोडियम के वैलेंस शेल में से सबसे बाहर वाला शेल जो है ना, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है Kl, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 शेल हो गए। 2 शेल के बाद जो तीसरा शेल है ना उसमें M शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने के लिए जोन सी हमें एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन, एक आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज हो जाएगा। यानी कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो सा
जोन सी फोर्स लगेगी उसे कहते हैं 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा एच ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक सिंबल है। इसमें चूँकि ये इलेक्ट्रॉन चला गया, सोडियम में ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसने पॉजिटिव काम किया है। ओके, समझ आ गई, ये मैंने आपको बताया है। और जिस भी एलिमेंट ने ये इलेक्ट्रॉन लेना है उसने नेगेटिव काम किया है, उसने लिया है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव काम किया है ना, उधार लिया है उसने। उधार एक नेगेटिव पर्पज़ है, एक नेगेटिव काम है उधार लेना, ठीक है ना। तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या है इसमें, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन दिया है और लिया है उधार से हम, ठीक है ना। एक एलिमेंट ने उधार लिया है, ठीक है ना। इससे हम याद कर सकते हैं दोनों ही याद कर सकते हैं कि एक एलिमेंट ने उधार लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने लिया है। ओके, समझ आ गई आपको। कुछ भी नहीं है, सोडियम 11 है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने ये बताई हुई है K-L-M। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जो सा है, एक इलेक्ट्रॉन जो सा है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, तो सोडियम जो सा है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसको दे देता है, ठीक है ना। ये पूरा दे देता है उसे, ठीक है ना। ये आयनिक बॉन्ड तरतीब पा जाता है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 शेल होते हैं। 3 शेल का मतलब क्या है, 3 शेल का मतलब ये है कि ये जो सा है ये 3rd पीरियड का मेंबर है सोडियम, ठीक है। 3 शेल का मतलब क्या है, ये 3rd पीरियड है। कौन सा पीरियड है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है ये। ओके, समझ आ गई।